पुलित्जर प्राइज विजेता अमेरिकी पत्रकार और लेखिका इसाबेल विल्किंसन ने अमेरिका में नस्ल भेद की समस्या को जाति के आईने में देखते हुए एक किताब लिखी है। किताब का नाम है कास्ट द ओरिजिन्स ऑफ आवर डिस्कंटेंट। अमेरिकी टीवी की सबसे बड़ी स्टार ओपरा विनफ्रे ने इस किताब को अपने बहुचर्चित ओपरा बुक क्लब में शामिल किया है। साथ ही उन्होंने इस किताब को अमेरिका की 500 कंपनियों के सीईओ को भेजा है। चूंकि इस किताब में कास्ट एक बड़ा एंगल है, इसलिए इसमें भारत में जाति व्यवस्था, मनु आदि का भी जिक्र है। लेखक ने भारतीय जाति व्यवस्था को समझने के लिए न सिर्फ भारत का दौरा किया, बल्कि कई भारतीय दलित लेखकों की पुस्तकों से उदाहरण भी लिए हैं, एग्जाम्पल भी लिया है। संभवतः यह पहली ऐसी किताब है जब किसी इतने बड़े लेखक ने, पॉपुलर लेखक ने जाति को समझने के लिए इतने सारे दलित लेखकों की लिखी बातों का जिक्र अपनी किताब में किया है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने इस किताब को पढ़ा है। उन्होंने इसकी समीक्षा की जो द प्रिंट की वेबसाइट पर प्रकाशित भी हुई। दिलीप मंडल जी ने अपने इस समीक्षात्मक आलेख में कई सारे सवाल उठाए हैं जो भारत में जाति को देखने के सामान्य वर्ग के नजरिए पर सवाल उठाता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुस्तक में जाति, मनु, अंबेडकर, फुले आदि का जिक्र होने और दुनिया के कई हिस्सों में इस पर चर्चा होने के बावजूद भारत में इस किताब को लेकर एक चुप्पी बरकरार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप मंडल जी हैं, जिन्होंने इस पूरी किताब को देखा है, इस पे समीक्षा भी लिखी है। सर, स्वागत करते हैं हम आपका। शुक्रिया अशोक दास जी, आपका बहुत बहुत आभार कि इस महत्वपूर्ण किताब पर बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया, और दलित दस्तक के दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जी सर, पहला सवाल मेरा यह है कि जाति पर कई किताबें आई हैं, पहले भी आती रही हैं। इस किताब में अलग और खास क्या है? अशोक जी, ये तो आपने सही कहा कि जाति पर अगर आप किताब ढूंढने चलेंगे तो लगभग 1000 किताबों की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लिस्ट जाहिर है कि और भी लंबी है। मेरे पास जितनी लिस्ट है वो, चूंकि सोशियोलॉजी मेरा विषय रहा है, तो मैंने ही लगभग इतनी किताबों की लिस्ट तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो जाहिर है ये विषय बेहिसाब स्क्रूटनी के दौर से गुजरा है, बेहिसाब इसके बारे में बात हुई है। और दो तरह के स्कॉलर्स हैं। अगर आप ज्योग्राफिकली देखें तो इसमें एक स्कॉलर्स वो हैं जो विदेश के हैं और उन्होंने भारत को वहाँ से देखा, आके देखा, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की, एथनोग्राफी की, उन्होंने लिखा। और भारत के स्कॉलर्स ने लिखा। दो ब्रॉड कैटेगरी में अगर बांटे। विदेशी लेखकों की बात करें तो उसमें आपको सेलेस्टियन बुगल हैं, सेनार्ट हैं, लुई दुमो हैं, निकोलस डर्क हैं, गेल ऑम्वेट हैं, बहुत बायली हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट आपको वहाँ बनती है। भारत में बात करें तो कास्ट पर लिखी हुई जो चर्चित किताबें हैं उसमें जीएस घुरिये, एमएस श्रीनिवास, आंद्रे बेते, योगेंद्र सिंह, आपको इवन फॉरेन में बाद में जैसे क्रिस्टोफ जेफरले ने स्पीच में बात की। तो लेखकों की तो लंबी लिस्ट है। अभी ये किताब जो है इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि ये किताब एक बहुत खास काम करती है। ये जो खास काम करती है इसके बारे में वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिव्यू लिखा गया, अगर उसको देखें, और इसके अलावा जो गार्डियन में रिव्यू लिखा गया, इस पर हम बाद में बात कर सकते हैं कि दुनिया में सारे बड़े अखबार इस किताब की बात कर रहे हैं और भारत की बात कर रहे हैं, उसमें भारत में इसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने जो लिखा उसमें उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका की रेशियल प्रॉब्लम है, रंग भेद की समस्या है, कलरिज्म है, रेसिज्म है, इसको समझने की नई भाषा ये किताब देती है, नया ग्रामर देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में भेदभाव के जो अलग कई सारे मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स के बीच में कुछ कॉमन थ्रेड हैं, जो समानताएं हैं, और ये इनका मूल आइडियोलॉजी कहाँ है, ये इसकी किताब ट्रेस करती है। दूसरी बात जो ये किताब इस किताब के रिव्यूअर्स कहते हैं, जैसे द गार्डियन में रिव्यू है, उसमें है कि बहुत तकलीफदेह जो हमारा वर्तमान और अतीत है, इसको ये किताब सामने लाती है। तकलीफदेह है लेकिन जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इन 3 सेंटेंसेस में इस किताब को मैं समेटता हूँ कि ये दुनिया भर के जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, सब्जुगेशन, तमाम तरह की जो पीड़ा है, उत्पीड़न है, भेदभाव है जन्म के आधार पर, उसको एक फिलोसॉफिकल एंगल से वो देखती है और इसको समझने की कोशिश करती है। बहुत तकलीफदेह सच को सामने लाती है और बहुत जरूरी सच को सामने लाती है। सर, भारतीय समाज व्यवस्था के संदर्भ में यह किताब कितनी अहम है और इस पर चर्चा क्यों होनी चाहिए?
देखिए, इस किताब का बेसिक प्रोजेक्ट जो है, बेसिक जो इसको लेखिका ने लगभग 10 साल के शोध के बाद ये किताब लिखी है। इससे पहले उन्होंने एक बहुत चर्चित किताब लिखी थी, वार्मथ ऑफ अदर सन्स, जिसमें कि उन्होंने दक्षिण अमेरिका के जो रेसिज्म का गढ़ था, वहां से नॉर्थ अमेरिका में माइग्रेशन के उन्होंने 3 उदाहरण को जीवन अनुभव को ट्रेस किया था। उसके 10 साल के अनुभव के बाद, 10 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। और ये किताब क्या करती है बुनियादी काम, उसी से ही हमें पता चलेगा कि इस किताब को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। देखिए, ये किताब जो है उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये किताब कास्ट के बाकी स्कॉलर्स की तरह कास्ट को टेक्स्ट के जरिए, ग्रंथों के जरिए देखने की कोशिश नहीं करती है। ज्यादातर लोगों ने क्या किया, जो विदेश के लोग थे और देश के लोग थे, कास्ट है, जाति सबसे पहले कहाँ से आई, तो वेदों से आई। वेदों में कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। उसमें ब्रह्मा का के मुंह से कोई निकला, कोई पैर से निकला, इसकी कहानी। इसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं तो भगवत गीता में घुस जाते हैं कि वो 4 वर्णों की सृष्टि ईश्वर ने की, और उसमें जो ब्राह्मण है उनके कर्तव्य कर्म और ये निर्धारित हैं, क्षत्रिय के ये हैं। इसके बाद बहुत आगे बढ़े तो वो पुराणों में घुसे, उसके बाद वो रामायण में घुसेंगे और बोलेंगे वो शंभुक और ये और वो। तो ये टेक्स्ट के जरिए लिखे हुए प्राचीन जो टेक्स्ट है, जो ग्रंथ है, इसके जरिए जाति को समझने की बेहिसाब कोशिश हुई। इसी में वो सब आइडिया आता है कि इसमें पवित्र और अपवित्र का भेद है, स्ट्रक्चर है, कर्म का विभाजन है, गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन है, जो कंगना भी कह रही है कि ये तो गुण की बात है। तो ये सारा कुछ देखने की एक तो कोशिश है, पहला टेक्स्ट के जरिए है। लेकिन इजाबेल विल्किंसन क्या करती हैं कि टेक्स्ट तो वो देखती ही है, टेक्स्ट भी वो 2 तरह का देखती हैं। ये देखिए, आमतौर पर अगर आप कास्ट के स्कॉलर्स को देखेंगे तो आमतौर पर उन्होंने सवर्ण लेखकों के नजरिए से कास्ट को देखा। और ये आपको पता कैसे चलेगा, किसी भी बुक के अंत में जो लेखक ने जो किताबें पढ़ी है, रेफर की, उनकी लिस्ट होती है। तो आप लुई दुमे या गूगल या सनाट किसी का भी अगर बिब्लियोग्राफी देखेंगे, इवन एमएन श्रीनिवास बेते, तो वो आमतौर पर सवर्ण लेखकों को रेफर करते हैं। जबकि ये किताब क्या करती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर और फुले का जिक्र तो करती ही है, इसके अलावा वो इजाबेल विल्किंसन सूरज एंडे की किताब की बात करती हैं, याशिका दत्त की बात करती हैं, मोहनदास नेमिचराय की बात करती हैं। वो अमेरिका में वो जाती हैं तो जैसे वो नाम लेती हैं कि मैंने बिजू मैथ्यू से हमने मुलाकात की, लंदन में तुषार सरकार से मुलाकात की। तो ये जो दलित और जो वंचित समुदाय हैं, इनके स्कॉलर्स से मिलने की वजह से और इनसे बात करने की वजह से और इनके किताबों को पढ़ने की वजह से एक और दृष्टि मिलती है। अगर आप सवर्ण लेखकों के लेखन से जाति को समझने की कोशिश करेंगे तो जाति आपको कैसी दिखेगी? ऊपर से जाति जैसे दिखते हैं वैसे दिखेगी। जबकि जब आप जो वंचित जातियों के नजरिए से देखेंगे तो जाति का आपको चेहरा कुछ और दिखेगा। और आपने जब दोनों पढ़ लिया तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलेगा। तो इजाबेल विल्किंसन पहला काम ये करते हैं कि दोनों तरह का टेक्स्ट पढ़ती हैं। इसके अलावा वो सिर्फ जाति को किताबों से नहीं पढ़ती हैं, वो भारत आती हैं। वो अमेरिका में एक दलितों के कॉन्फ्रेंस में जाती है, वहां उनको बहुत सारे सूत्र मिलते हैं, सूरज एंडे वहां मिलते हैं और लोग मिलते हैं, उनसे वो बात करके समझने की कोशिश करती हैं। मीना ढांडा से वो बात करती हैं, गोपाल गुरु से वो क्या टेक्स्ट वो पढ़ती हैं। तो ये जो उनका ज्ञान अर्जित करने का जो मेथड है, जो एपिस्टेमोलॉजी है, ये एपिस्टेमोलॉजी ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया। से मैक्स वेबर ने कास्ट पे लिखा, लेकिन वो जर्मनी में रहते हुए उन्होंने कास्ट पे लिख दिया यहाँ के ग्रंथों को पढ़ के। तो इसकी जगह उन्होंने क्या किया कि वो खुद भारत आई, लोगों से मिलती हैं, और वो अमेरिका में भी वो कॉन्फ्रेंस में जाती हैं। तो जाति जो है वो उसको वो कोई मृत वस्तु या पुरानी वस्तु नहीं मानती है, जाति को मानती है कि वर्तमान समय में हमारे जीवन के आसपास वो एग्जिस्ट करती है। तो वो उस तरह के सारे अनुभवों को जोड़ती हैं। तो इस वजह से ये किताब जो है अलग। बड़ा सवाल यह उठ रहा है लगातार कि जिस पे आपने आर्टिकल भी लिखा था और तमाम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े अखबार, जैसे आपने भी जिक्र किया, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, तमाम जगहों पे इस किताब की चर्चा और ये डिस्कशन हो रहा है, लेकिन भारत में जहाँ जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वहाँ एक बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आप क्या वजह देखते हैं? जी, ये बहुत दिलचस्प है सचमुच। जिस किताब की भारत में, देखिए भारत इस किताब में बहुत सारा है, 130 के आसपास मैंने खुद काउंट किया। मैं पढ़ रहा था आपकी 136 बार भारत का जिक्र है, जाति का जिक्र 1500 बार है, इवन कि मनु का जिक्र भी 6 बार है। आपने हो सकता है 7-8 बार हो, एक आध बार मुझसे मिस हुआ, कम से कम इतनी बार तो है ही है एवरेज।
तो 500 पेज की किताब में आप ढूंढेंगे तो हो सकता है और ज्यादा ही हो, कुछ मिस तो हम कर सकते हैं, गलत नहीं गिन सकते हैं। तो भारत जिस किताब में इतनी ज्यादा है, और चर्चा इसकी कौन नहीं कर रहा है, ओपरा विनफ्रे और न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट का मैंने नाम लिया, इसके अलावा शिकागो ट्रिब्यून, CNN, MSNBC, वॉक्स, मतलब आपको वहां के ऑलमोस्ट सारे बड़े पब्लिकेशन भारत के कास्ट सिस्टम के आधार पर क्या क्या हुआ है इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ है कि भारत में चूंकि जिसको हम बड़ा पब्लिकेशन या बड़ा चैनल मानते हैं, उसमें लगभग 100% फैसला लेने वाले पदों पर 100% सवर्ण है। तो वो दरअसल उन्होंने क्या किया है कि इसको स्ट्रेटजी ऑफ साइलेंसिंग इस्तेमाल किया है। दो तरीके होते हैं विरोध करने के, एक तो है कि आप विरोध करें, खिलाफ लिखें, दूसरा तरीका है कि उसको इग्नोर कर दें, देखें ही नहीं, आपके एग्जिस्टेंस को माने ही नहीं। अब अगर सारे चैनलों और सारे अखबारों ने इस पुस्तक की चर्चा नहीं की तो इस बारे में भारत में ज्यादातर लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग सूचनाएं यहीं से लेते हैं। मतलब एक इंटरनल एका है लोगों के बीच में कि एक मैकेनिज्म है, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि एनडीटीवी के एडिटर को हिंदू के एडिटर के साथ, और हिंदू के एडिटर को हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर के साथ, और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को टाइम्स ऑफ इंडिया के, और उनको जागरण और भास्कर के एडिटर से मिलकर कोई मीटिंग करनी पड़ती है। यही असल में देखिए इस किताब की बहुत एक खासियत है। जैसे वो कह रही है कैसे कि कास्ट क्या है, बोले कास्ट ज्यादातर समय इनविजिबल रहता है, ज्यादातर समय वो आपको नजर नहीं आता है। जैसे कि वो उदाहरण देती हैं कि जैसे इस मामले में भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आ रहा है, इसको इग्नोर किया गया। हाँ, कास्ट जैसे वो दो उदाहरण दे रही है। एक तो उदाहरण दे रही है कि कास्ट कैसे इनविजिबल है, बोल रहे हैं कि एक बच्चा बोलना सीखता है, तीसरी चौथी साल होते होते ये कह देता है कि मैं आम खाता हूँ। अभी ग्रामर के हिसाब से वाक्य सही है, उन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा है, इसके बावजूद ग्रामर आ गया है। तो कास्ट वो चीज है जो आपको आ जाती है। मतलब 7 या 8 साल या 6 साल का बच्चा मिड डे मील खाने जाता है और वहां पर उसको पता चलता है कि दलित महिला ने बनाया तो वो खाना फेंक देता है, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं भारत में हुई हैं। अभी मतलब आप समझिए कि बच्चे अलग बैठने की जिद करते हैं कि हम अलग अलग बैठेंगे, उतने छोटे बच्चे को कास्ट कौन सिखा देता है? ये जाहिर है कि वो टेक्स्ट ऋग्वेद तो पढ़ नहीं रहा है, न वो भारतीय संविधान और रिजर्वेशन पढ़ रहा है, तो उनकी कास्ट की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? और वो बारीकियों में समझ रहा है कि मैं इसके ऊपर हूँ, मैं इसको जी बोल के बोलूंगा, मैं इसको एक थप्पड़ मार सकता हूँ, मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपने घर इसको नहीं बुलाऊंगा, उसको बुलाऊंगा। तो ये इतनी बारीक ट्रेनिंग 6-7 साल के बच्चों को मिल जाती है। एक दूसरा उदाहरण वो दे रही है कि कास्ट जो है वो उस कठपुतली कलाकार की तरह है जिसकी बहुत बारीक धागों से बंधी हुई उंगलियों से कठपुतलियां नाचती हैं। तो वो विजिबल नहीं है, आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है ये कोई नहीं कह सकता है, और खास खास मौकों पे फिर सामने भी आ जाता है। ऐसे तो कास्ट नहीं है, एक आदमी सिएटल जाके काम कर रहा है या लॉस एंजलिस में काम कर रहा है भारत का, लेकिन जीवन के 2 मौकों पर हो सकता है कि वो जनेऊ पहनने के लिए भारत आ रहा है, और दूसरा वो शादी करने के लिए अपनी जात की लड़की ढूंढने के लिए भारत आ रहा है। तो वो स्ट्रेटेजिकली खास खास मौकों पर या भारत से एक आदमी को बुला के उसको नौकरी देने का अगर उसको जीवन में कोई मौका है, तब वो अपने किसी रिश्तेदार को बुला रहा है जो जाहिर है उसकी जात का है। तो ये खास खास मौकों पर कास्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब कंगना रनौत कह रहे कि मैं कास्टलेस हूँ, लेकिन खास मौके पर जब कर्णी सेना ने उनकी फिल्म मणिकर्णिका का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि मैं छत्रानी हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो देखिए वो अदरवाइज कास्टलेस हैं, वो सिर्फ इंडियन होने का क्लेम कर रही हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली खास मौकों पर वो किसी क्षण में वो अपने राजपूत पहचान को सामने ले आती हैं। तो इतनी बारीकियों से ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। दरअसल इस किताब की खासियत ये है कि इन बारीकियों को, इन बारीक तंतुओं को जो अदरवाइज नजर नहीं आती है, कठपुतली कलाकार की उंगलियों से बंधी हुई हैं, उन बारीक तंतुओं को सामने ला रही है। हाँ सर, आपने जो समीक्षा लिखी इसकी, उसमें आपने लिखा कि किताब की लेखक विल्किंसन अपने आप को भारतीय दलितों के करीब पाती हैं। उन्होंने कौन सी समानता महसूस की, क्या है उसमें? देखिए जैसे एक उदाहरण वो दे रही हैं, बहुत दिलचस्प उदाहरण है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में जो दलित इशू पे बात करने के लिए अमेरिका में किसी शहर में हो रहा है, शहर का नाम इससे मुझे याद नहीं, संभवतः बॉस्टन है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में उनको गिफ्ट के तौर पर बाबा साहब की छोटी सी मूर्ति दी जाती है। वो अपना सामान पैक करते हुए उसको भी पैक करके लेती हैं, एयरपोर्ट जाती हैं। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के लिए उसको जो चेक कर रही है वो एक अश्वेत महिला, वो उनको चेक करती है, सामान वगैरह निकालती है, तो उसमें मेटल दिखता है, तो मेटल वो निकाल के देखती हैं, एक मूर्ति है, तो उन्होंने वो पूछती हैं कि
ये किसकी मूर्ति है, इसको आप इतने सहेज करके ले जा रही हैं। अब विल्किंसन को समझ में आता है कि इतनी कम समय में मैं अम्बेडकर के बारे में इनको क्या बताऊं। तो वो बताती हैं कि ये भारत के दलितों के मार्टिन लूथर किंग है। और ये कहते ही उस महिला को समझ में आ जाता है और बहुत इज्जत के साथ, अश्वेत महिला है, अश्वेत जीवन में मार्टिन लूथर किंग का क्या महत्व आप समझ सकते हैं। तो भारत के मतलब उन्होंने बोलते हैं बड़ी आबादी के लिए मार्टिन लूथर किंग है, तो ये बोलते हैं उसको बहुत इज्जत के साथ ढक के, इज्जत के साथ, आंखों में एक आदर के भाव के साथ उसको वापस रखती है। तो ये इस तरह के उदाहरण वो लाती हैं कि किस तरह से अश्वेतों के साथ वहां पे जीवन में जो होता है, इनमें से बहुत कुछ कैसे होता है। और इसकी आइडियोलॉजी एक है, असल में देखिए बहुत सिंपल सी एक बात है कि भेदभाव के बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसमें से लेकिन हर मॉडल में जैसे कलरिज्म जिसको बोलते हैं, रेसिज्म, दुनिया में अगर आप एक सादे कागज पर कलर का शेड बनाए तो एक तरफ सबसे डार्क आदमी होगा, एक तरफ सबसे सफेद आदमी होगा। कोई बेस्ट तरीके से आप उनका अगर बांटे तो लगभग 200 कलर शेड आपको बनेंगे। अब 200 कलर शेड जब बनेंगे तो किसी भी दो पास के कलर शेड के बीच का फर्क दुनिया में कोई आदमी नहीं बता सकता है खुली आंखों से। वो हो सकता है उसको मतलब उसके लिए उसको कोई कंप्यूटर मॉडल लेना पड़ेगा। तो कलर का फर्क दरअसल जो भेदभाव पैदा कर रहा है वो कलर की वजह से नहीं हो रहा है, वो एक इनविजिबल कोड की वजह से हो रहा है। और ये जो आइडियोलॉजी है ये रेस नहीं है, कलरिज्म नहीं है, ये कास्ट है। इसलिए वो कह रही हैं कि अमेरिका में जो है वो रेसिज्म और कलरिज्म नहीं है, वो सीधा सीधा कास्ट सिस्टम है। और कास्ट सिस्टम की जो आइडियोलॉजी है वही दुनिया में भेदभाव, जन्म के आधार पर भेदभाव का जहां भी कोई मॉडल है वो उसको कास्ट सिस्टम कहा जाए, क्योंकि कास्ट के अलावा किसी मॉडल से आप नहीं समझ। अब जैसे 200 शेड्स हैं, अब ये एक के बाद 12 शेड, इसमें ऊपर कौन है कौन नीचे, कोई नहीं है। अब ये जैसे ही आप इसको ये पलट के यूं बनाते हैं तब कोई ऊपर और कोई नीचे हो जाता है। तो इस कलर शेड को यूं बनाना जो है ये कास्ट सिस्टम है कि इसमें अब कोई ऊपर हो गया और कोई नीचे हो गया। और बचपन से ट्रेनिंग आ गई कि मैं ऊपर और ये नीचे, और नीचे वालों को भी ट्रेनिंग आ गई कि ये गंदा साफ करना मेरा पेशा है और मुझे कर लेना चाहिए। और इसके लिए फिर उसको रिलीजन वगैरह से, जैसे वो 8 गुण बताती हैं जाति का, उसमें एक गुण है कि दैवी है, मतलब ईश्वर ने हमें नीचे बनाया है, मैं इस जन्म में अगर इस काम को ठीक से करूंगा तो अगले जन्म मेरा ठीक हो जाएगा। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये कास्ट सिस्टम है, ये रेसिज्म में नहीं है, ये नाजिज्म में नहीं है, भेदभाव है। देखिए भेदभाव के होता है कि 500 मॉडल हो सकते हैं, लेकिन जन्म के आधार पर मैं ऊपर और मैं नीचे, ये दिस इज कास्ट सिस्टम, ये जाति व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है। सर लेखक ने जाति को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, फुले और अम्बेडकर को तो पढ़ा ही, साथ ही जाति के जो खिलाफ जिन्होंने लिखा, जाति के बारे में लिखा, जैसे चंद्रभान प्रसाद हो गए जो भारतीय लेखक है, चंद्रभान प्रसाद, आनंद तेलतुम्बरे, सूरज इंगड़े का जिक्र किया आपने, जी श्रीनिवास, वीटी राजशेखर, कल्पना, यशिका दत्त, मोहनदास नय मिश्रा है, इन लोगों का संदर्भ लिया है। ये दलित आंदोलन और दलित समाज के लेखकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए ये पहली बार मैं किसी, क्योंकि आमतौर पर कास्ट को लेकर इंटरनेशनल स्कॉलर्स की लिखा हुआ कोशिश किया मैंने कि सारे टेक्स्ट में जीवन में इसी जीवन में पढ़ सकूं, और लगभग मैं आमतौर पर मैं इनमें से हर स्कॉलर का कुछ ना कुछ पढ़ने का मुझे मौका अब तक मिल चुका है। मुझे किसी भी किताब के अंत में जो पुस्तक सूची है वो इतनी समृद्ध मुझे अभी तक नहीं मिली है, जब जिसमें कि हर तरह के नाम हो, मतलब इतनी विविधता हो। तो ये भारत के स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनके काम को इस लेवल का, देखिए ये कोई रिकॉग्निशन के मोहताज लोग नहीं, इन्होंने अपना काम अपने हर दम पे एक एक मुकाम सबने हासिल किया है। विचारधाराएं इनकी अलग है, और लेकिन भारत में भी आप घुरिये या एम.एन. श्रीनिवास या मतलब इनमें से इन लोगों ने पूरी की पूरी कास्ट सिस्टम पे किताब लिख दी, लेकिन पिछले उनके लिखे जाते समय 70-80 साल में भारत में कास्ट के इशू को जिसने लीड किया, बाबा साहब का नाम लिखे बगैर ये कास्ट पर पूरी किताब पर किताब लिखते चले जाते हैं। तो ये जो अहंकार है कि मैं कास्ट को समझूंगा और कास्ट को समझने के लिए मैं सिर्फ अपर कास्ट के स्कॉलर्स को रेफर करूंगा और उनको ही, मतलब उनका लिए दिया हुआ ज्ञान को ज्ञान मानूंगा और बाकी के ज्ञान को ज्ञान नहीं मानूंगा। मतलब बाबा साहब ने अपनी पहली थीसिस सोशियोलॉजी पे लिखी, लेकिन आज की तारीख में भी सोशियोलॉजी का स्कॉलर उनको नहीं माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले में इजाबेल विल्किंसन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय दुनिया की, देखिए ये किताब अमेरिका के बेस्ट सेलर बुक्स की तीसरी लिस्ट पर है, टॉप से तीसरे नंबर पर।
और लगातार ये अभी 5वें पे थी, अब चौथे पे, अब तीसरे पे, लग रहा है कि टॉप करेगी। टॉप 3 में। हाँ टॉप 3 में है, आज का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से टॉप 3 पर है। तो इतनी महत्वपूर्ण, इतनी सेलिब्रेटेड, इतनी आज के तारीख में 500 दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोगों की टेबल पर ये किताब रखी हुई है, क्योंकि ओपरा ने भेजी है तो हर आदमी एक मेडल की तरह उसको पहनता है, मेडल की तरह लगाता है कि ओपरा ने भेजी है, सबको बता रहा होगा। मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल 500 लोग इस समय इस किताब को किसी न किसी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो वैसी किताब में हमारे कुछ स्कॉलर्स का नाम का होना मेरे ख्याल से गौरव का क्षण है, और इसको निश्चित रूप से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। सर, आप लोगों ने जब द प्रिंट के जो एडिटर हैं शेखर गुप्ता ने शेयर किया था इसको ट्विटर पे, तो उसके बाद से तमाम तरह की बहसें शुरू हुई, और सबसे बड़ी बहस तो कंगना रनौत ने शुरू कर दी उस पे कि नहीं, इस पे बात करते हैं, जातीय आरक्षण पे बात करते हैं। लेकिन वो जो बहसें हुई, कंगना ने जिस तरीके से देखा और लगातार उन्होंने कुछ कहा और आपने उसका बहुत ही बेहतर जवाब भी दिया, समझाया उनको, तो ये जो भारतीय जो सवर्ण समाज है उसके भीतर चीजों को जो देखने का नजरिया है कास्ट को, वो नहीं बदलता देखने का जो नजरिया है, इतने बार, हाँ, जाति को नहीं देखने का नजरिया कास्ट को एक्चुअली। देखिए इसमें क्या होता है, एक उदाहरण में, क्योंकि आज पुस्तक चर्चा हो रही है तो पुस्तक से ही एक उदाहरण लेता हूँ। इजाबेल विल्किंसन इस पूरे भेदभाव वाले सिस्टम को समझाने के लिए एक घर का उदाहरण लेती हैं, और वो घर लगभग समझिए कि 400 या 500 साल पुराना है, लेकिन बाहर से रंग रोगन से उसको चमका के रखा गया है। लेकिन उसकी एक बार उसकी जांच होती है, चेकअप होता है कि देखें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नींव ठीक है कि नहीं है, पिलर्स ठीक है नहीं, बीम ठीक है कि नहीं, छत ठीक है कि नहीं, इसकी वो इंफ्रारेड लेंसेज से उसकी जांच होती है। जांच होने पर ये पता चलता है कि घर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है उसमें बहुत सारी बड़ी दरारें हैं, कुछ छेद हैं, कुछ जगह जिनको जहां पर होना चाहिए वो बीम दरक चुकी है। तो ये सारा उस स्टडी से उनको पता चलता है। इसके बाद वो जो इस अध्ययन को करता है उस घर का, वो बताता है कि आपका घर बहुत बुरे हाल में है, बाहर से बेशक चमक रहा हो, बाहर से बेशक भारत या अमेरिका की तरह एकदम चमकता हुआ दिख रहा हो, लेकिन घर के अंदर बहुत टूट फूट है, और इसकी वजह से वो एक दूसरे को वो से रगड़ खा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम कर सकता है, घर गिर सकता है, या मतलब कोई हिस्सा टूट के किसी के सर पे गिर जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, नुकसान हो सकता है। या आपका नुकसान मतलब आपको देखेंगे कहीं टूट के आपका गिरा भी है। तो अब उस घर के रहने वाले लोग क्या कहते हैं, भाई मैंने नहीं बनाया है, मेरा क्या दायित्व है, मैं क्यों ठीक कराऊं। तो वो जो रिपेयर करने आया है, या इजाबेल विल्किंसन कहती हैं, लेकिन इस घर में आपको रहना है, आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। भारत में भी जब जाति की समस्याओं पे बात कोई करता है तो कहते हैं भाई मैंने नहीं बनाई, मैंने तो रेप नहीं किया किसी दलित, और मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप पीछे झाड़ू बांध के चलिए, और मैंने नहीं कहा कि आप थूकेंगे तो आपको एक घड़ा साथ में रखना पड़ेगा, तो मैं इसको क्यों ठीक करूं, और इसको ठीक करने के उपायों में मैं क्यों शामिल हूं। जाति की जो समस्या है इसको ठीक करने के लिए अगर रिजर्वेशन एक इलाज है बीमारी का, तो इस बीमारी के इलाज में मैं क्यों शामिल हूं, और उसके वजह से जो तकलीफ है उसको मैं क्यों उठाऊं, मैं अपना हिस्सा क्यों दे दूं। तो ये जो समस्या है कि कास्ट को नहीं देखना, जिसको बोलते हैं कि कास्टलेसनेस खुद को मानना, या कास्ट ब्लाइंड मानना। जैसे भारत में कैसे नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नाम कैसे रखे जाते हैं। अभी एक आरक्षण दिया गया 2019 में, आरक्षण क्या है कि EWS उसका नाम दिया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब गरीबों का आरक्षण। लेकिन इसका एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण जो SC ST OBC का आरक्षण लेते हैं उनको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। अब भारतीय समाज व्यवस्था में जो SC ST और OBC नहीं है वो कौन है, सवर्ण है। तो ये आरक्षण सवर्ण आरक्षण है, नाम क्या दिया गया, EWS आरक्षण। तो ये देखिए भाषा में कैसे खेल हो रहा है, कल गलत है ये। हाँ, भाषा में कैसे खेल हो रहा है। अपर कास्ट बोल रहा है कि मैं जनरल हूँ, मैं सामान्य हूँ, मैं सामान्य हूँ का इसका सीधा अर्थ है कि बाकी असामान्य है, मतलब सामान्य और असामान्य, जनरल और एबनॉर्मल, मतलब आप बाइनरी लैंग्वेज की बाइनरी कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो भारत की समस्या है कि मैं जाति को देखूंगा नहीं, और क्योंकि देखिए अब एक आदमी अपने जीवन से लेकर बड़ा होने तक हो सकता है कि जाति का एक खास समय कब इस्तेमाल कर रहा है, जब वो इंटरव्यू बोर्ड में जा रहा है, उस एक समय में हो सकता है कि उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिले अपने जाति के सरनेम की वजह से, और इसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया। अब हो सकता है कि पूरे जीवन की दिशा उसकी उस एक इंटरव्यू से तय हुई और इसका जीवन भर उसको लाभ मिला, लेकिन वो कहेगा मैं तो कास्टलेस हूँ, मैंने कब जाति का इस्तेमाल किया। भाई आपने नहीं किया, लेकिन आपको फायदा तो मिल गया ना। तो जाति जो है वो एक अदृश्य झोले की तरह है, उसके अंदर बहुत सारी आपके प्रिविलेजेस हैं, आप जब चाहे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप एक कोर्ट में जाते हैं
वहां पर आपका जज जो है वो हो सकता है कि एक आपकी पहचान की वजह से आपको कोई बेनिफिट दे दे, जरूरी नहीं कि दे ही, लेकिन हो सकता है दे दे। और इस तरह के भारत में जुडिशियरी का जो कास्ट करेक्टर है, जिस पर पार्लियामेंट्री कमेटी जो कड़िया मुंडा कमेटी उन्होंने जो रिपोर्ट भी दी, उसमें ये बिल्कुल संभव है। हो सकता है कोई अफसर, आप किसी सेक्रेटेरिएट में या किसी सचिवालय में जाएं, वहां पर आपको अपने नाम पट का एक अफसर का साइन बोर्ड दिखे, आप उससे जाके पूछ लें कि सर आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरा ये नाम है, आपको एक बेनिफिट मिल गया। तो आप कितने तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं। आप इतना, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप टीवी चैनल देखें और आधे घंटे के कार्यक्रम में आपको 5-7 रिपोर्टर और एक एंकर दिखे, और उसमें से अगर 80% लोग आपको अपने सवर्ण समूह के दिखें, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, कितना बढ़ता कि हमारे लोग इस देश को दुनिया का सच बता रहे हैं, भारत का सच बता रहे हैं। तो ये आपको जो बेनिफिट मिला, इससे जो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा, आप कहेंगे मैं तो कास्टिस्ट नहीं हूँ। लेकिन आप जब जैसे अखबार का आप संपादकीय पेज पढ़ रहे हैं, आपने 30 दिन के संपादकीय पेज में अगर 28 स्कॉलर लेखक आपको सवर्ण समुदाय के मिले, या आधे लेखक आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण मिले अगर आधे लेखक, या आधे एंकर आपको ब्राह्मण मिल रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ रहा है। और इस आत्मविश्वास के बढ़ने का आप काम कहेंगे मैं तो जातिवादी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। तो इस तरह से बेनिफिटेड हैं, लेकिन इस बेनिफिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से जो इमारत है उसका इलाज में, उसके मरम्मत में आप शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, आप उस टूटे हुए घर में रहना चाह रहे हैं। जी जी। सर मेरा आखिरी सवाल है कि पूरी किताब को देखते हुए, समझते हुए आपको कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, या फिर कौन सी ऐसा हिस्सा है किताब का, या फिर आप सब पढ़ने के बाद जो समझ आई, जिसका जिक्र करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि एक चैप्टर अगर किसी को पढ़ना है, कम समय है किसी के पास, तो उनको एक जो कास्ट के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इजा विल्करसन एक चैप्टर में बता रही हैं कि जो भेदभाव के जो दुनिया के 3 बड़े मॉडल्स हैं, नाजी जर्मनी, अमेरिका का रेसिज्म और भारत का कास्ट सिस्टम, तीनों को वो कास्ट सिस्टम मानती हैं। तो कास्ट सिस्टम के 8 गुण कौन कौन से हैं, उसको पढ़ते ही दरअसल हमारी आंखें खुल जाती हैं कि कैसे जो भेदभाव की आइडियोलॉजी है वो दरअसल भारत से गई हुई, या भारत से सीखी हुई, या भारत से मिलती जुलती आइडियोलॉजी। जरूरी नहीं है कि नाजी जर्मनी ने भारत से सीखा है, लेकिन वो आइडियोलॉजी जो है, वो जो बेस है, वो जो विचारधारात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंडियन है। इसमें जैसे वो बता रहे हैं कि दैवी गुण है, इंडोगमी है, जाति के अंदर शादी करना, ये मानना कि एक जाति की संतानें एक जैसी होती हैं और इस वजह से हमारी श्रेष्ठता कायम रहती है। इस तरह के जो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स वो बता रही हैं, जैसे कि जाति को टेरर के जरिए और कोयर्सन के जरिए, क्रुएल्टी के जरिए कायम रखा जाता है। तो वो पहले जीव काट लेना होता था, आज की तारीख में इंटरव्यू में कम नंबर दे देना है। तो क्रुएलिटी, एक 10 एप्लीकेशन मेरे पास जॉब के आएंगे, मैं खास कास्ट वालों का एप्लीकेशन रख लूंगा, खास कास्ट वालों को रिजेक्ट कर दूंगा। जैसे सुखदेव थोराट साहब ने एक बहुत बड़ी स्टडी की, और कैथरीन और सुखदेव थोराट ने, और जिसमें 5000 के आसपास एप्लीकेशन उन्होंने कॉर्पोरेट्स को भेजे, एकदम मिलते जुलते रहे, मतलब एकदम वही क्वालिफिकेशन, वही एक्सपीरियंस के साथ। तो उन्होंने देखा कि खास सरनेम वालों को इंटरव्यू में ज्यादा बुलाया जा रहा है और खास तरह के सरनेम वालों को कम बुलाया जा रहा है। तो ये हमारे असल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि रेसिज्म जो है वो स्किन है, चमड़ा है, जाति जो है वो हड्डी है, नजर नहीं आती है लेकिन है, और उसने ही इमारत को खड़ा रखा है, उसने ही, शरीर हमारा खड़ा है तो हड्डियों की वजह से खड़ा है, और चमड़ा जो है वो तो ऊपर ऊपर दिखता है, स्किन का कलर, ये भेदभाव, ये सब ऊपर ऊपर दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर एक आइडियोलॉजी के तौर पर, एक हड्डी के तौर पर कास्ट मौजूद है। ये जो आर्टिकुलेशन है, ये इस किताब को बहुत खास बनाती है, और वो 8 गुण वाला चैप्टर तो मैं सजेस्ट करूंगा किसी भी रीडर को कि उसको तो कम से कम उसको जरूर पढ़ ले। इसके अलावा वो एक तरीका और है कि आप उसको, एक लास्ट चैप्टर है जिसमें बता रहे हैं कि कास्ट को ठीक करने के क्या क्या चीजें अब इस बीच में हो रहे, थोड़ा होप जगाता हुआ इस पुस्तक का लास्ट चैप्टर भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम चीजें बताई, और उम्मीद है कि तमाम लोग किताब अवेलेबल होगी और तमाम लोग इसको पढ़ेंगे और खुद अपने नजरिए से भी वो समझने की कोशिश करेंगे जो लेखक ने कहा है उसको पढ़ के, और जाति के बारे में और रेस के बारे में एक अलग अपना एक अलग समझ बनाएंगे, और जाहिर सी बात है कि समझ बढ़ेगी भी। सर आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेरी तरफ से भी आपको और दलित दस्तक को बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूंगा कि न सिर्फ इस वीडियो को बल्कि दलित दस्तक के सारे वीडियोज आप बहुत बड़ी संख्या में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और दलित दस्तक के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी जी, जय भीम सर, थैंक यू, शुक्रिया।
दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।